नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पीएम मोदी की 2 दिवसीय सऊदी अरब यात्रा की, वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की हुई बैठक की, वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन की, राहुल गांधी ने हिमाचल सीएम को लिखे पत्र की, शरबत जिहाद के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार की, आरबीआई ने किए बड़े ऐलान की बात करेंगे, निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के राजस्थान दौरे को। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे देश में कौन कौन सी सरकारी भर्तियां निकली हुई है और उनसे जुड़ा क्या है नया अपडेट। सऊदी अरब पहुंचे पीएम मोदी, जेद्दा में हुआ भव्य स्वागत, रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने किया एस्कॉर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 2 दिवसीय ऐतिहासिक दौरे पर जेद्दा पहुंचे हैं और वहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। यह न केवल उनकी तीसरी सऊदी यात्रा है बल्कि पहली बार वो जेद्दा शहर गए हैं, जो भारत सऊदी संबंधों का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। इस यात्रा के दौरान कम से कम 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का विमान जैसे ही सऊदी के एयर स्पेस में पहुंचा तो रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स की ओर से उनको स्पेशल एस्कॉर्ट किया गया। स्वागत भारत सऊदी संबंधों में बढ़ती नजदीकी का प्रतीक माना जा रहा है। जेद्दा में उनका स्वागत भव्य राजकीय सम्मान के साथ किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बैठक द्विपक्षीय रिश्तों में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा था कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने दीर्घकालिक और ऐतिहासिक संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को नई गति मिली है। जब तक सुनवाई नहीं कर रहे कम से कम निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना मामले में शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत और भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के खिलाफ टिप्पणी के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग वाली याचिका को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लिस्ट की जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने आज जस्टिस बी.आर. गवई के सामने मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। जस्टिस बी.आर. गवई और ऑस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने वकील ने मामले को उठाया और कोर्ट को बताया कि अटॉर्नी जनरल ने दुबे के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की इजाजत के लिए किए गए आग्रह का जवाब नहीं दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कोर्ट को लेकर अपमानजनक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को कम से कम सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के आदेश जारी करना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई करेंगे। 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिगों को आरबीआई ने दिया तोहफा, बैंक अकाउंट को लेकर मिली यह अनुमति। अब 10 साल से बड़े बच्चे खुद से सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलकर ऑपरेट कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों को इसकी अनुमति दे दी है। हालांकि बैंक इसके लिए अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार शर्तें तय कर सकते हैं। आरबीआई ने बैंकों से 1 जुलाई 2025 तक इन नियमों के मुताबिक अपनी पॉलिसी तैयार करने या फिर मौजूदा नियमों में बदलाव करने को कहा है। अब तक किसी भी उम्र के बच्चे अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक गार्जियन के जरिए सेविंग्स या टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते थे, पर ऑपरेट अभिभावक ही करते थे। 10 साल या इससे बड़ी उम्र के बच्चे अपने अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकेंगे, लेकिन बैंक अपने नियमों के अनुसार कुछ लिमिट तय करेंगे, जैसे कि कितना पैसा जमा किया या निकाला जा सकता है, एक बार में फिर कितना पैसा निकाला जा सकेगा। बैंक बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड और चेकबुक जैसी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन यह उनके रिस्क पर निर्भर करेगा। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो बैंक को उसके नए साइन लेने होंगे। अगर अकाउंट अभिभावक चला रहे थे तो बैलेंस की पुष्टि की जाएगी। इसके अलावा अकाउंट होल्डर को नए नियमों की जानकारी भी दी जाएगी। नेशनल हेराल्ड की लूट वाला बैग के लिए दिखी बांसुरी। स्वराज वन नेशन वन इलेक्शन पर जेपीसी की बैठक में पहुंची कमेटी 17 मई को से राज्यों का करेगी दौरा। वन नेशन वन इलेक्शन पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की बैठक आज से शुरू हो गई है। मीटिंग में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग लेकर पहुंची। इसी दौरान स्वराज ने कांग्रेस पार्टी पर गलत काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पहली बार है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया में भ्रष्टाचार हुआ है। दरअसल 15 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले 10 दिसंबर को प्रियंका गांधी संसद में पीएम मोदी और अडानी के कार्टून बने बैग लेकर पहुंची थी। वे गौतम अडानी पर अमेरिका कोर्ट में लगाए गए अभियोग के मुद्दे पर प्रदर्शन में शामिल हुई थी। इधर वन नेशन वन इलेक्शन पर सुझाव के लिए जेपीसी राज्यों का दौरा 17 मई को महाराष्ट्र से शुरू करेगी। इसके बाद उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और पंजाब जाएगी। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा, समिति का मानना है कि उन्हें सभी राज्यों का दौरा करना चाहिए और उनकी राय जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के विचार जानने के लिए हर किसी को सुना जाएगा। राहुल गांधी ने हिमाचल सीएम को लिखा पत्र, रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह। एक्स पर लिखा, जाति भेदभाव खत्म करने को प्रतिबद्ध। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सीएम सुक्खू से रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह किया है।
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर भी शेयर की है। इसमें राहुल ने लिखा, कांग्रेस पार्टी हर बच्चे को शिक्षा तक समान पहुंच दिलाने और जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जब तक हर छात्र को बिना भेदभाव के सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकती। इससे पहले राहुल गांधी यही चिट्ठी कर्नाटक और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को भी लिख चुके हैं। यह एक्ट विशेष रूप से अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और अन्य वंचित समुदाय के छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने और शिक्षा प्रणाली में समानता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। उपराष्ट्रपति बोले, संसद सर्वोच्च, उसके ऊपर कोई संस्था नहीं। कहा, सांसद ही संविधान के मालिक, वही तय करेंगे यह कैसा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है, संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई संस्था, अथॉरिटी नहीं हो सकती है। संविधान में संसद ही अंतिम मालिक है। चुने हुए प्रतिनिधि सांसद ही यह तय करेंगे कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। धनखड़ ने आगे कहा, एक प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया था, उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था। इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान जनता के लिए है, यह उन्हें सुरक्षित रखने का दस्तावेज है। संविधान में नहीं कहा गया है कि संसद के ऊपर कोई और संस्था है। दरअसल 5 दिन पहले ही धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24 घंटे उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। शरबत जिहाद वीडियो पर रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट की लगी फटकार। कहा, बयान माफी लायक नहीं, आत्मा झकझोर दी। रामदेव बोले, सभी वीडियो हटा लेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस वीडियो पर नाराजगी जताई है जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा है कि यह बयान काफी माफी लायक नहीं है, इसने कोर्ट की अंतरात्मा झकझोर दी है। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे सभी वीडियो हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई है। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को पतंजलि के शरबत की लॉन्चिंग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि कंपनी शरबत बनाती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसके खिलाफ रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलीलें दी हैं। रोहतगी ने कहा कि यह धर्म के नाम पर हमला है। वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति बोले, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा, वरना कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। वक्फ बचाओ अभियान के तहत तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ की हिफाजत नाम से आयोजन हुआ है। कार्यक्रम में जमात-ए-इस्लामी हिंद समेत देश भर के मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि पहुंचे हुए। IMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। बैठक में वक्फ कानून के खिलाफ आगे की कानूनी लड़ाई लड़ने को लेकर चर्चा हुई। इधर वक्फ कानून के विरोध में बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बोले, लोकतंत्र में संविधान को चुनौती स्वीकार नहीं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझना होगा, अगर नहीं समझे तो कड़वी दवा का स्वाद चखना होगा। AIMPLB के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 7 जुलाई यानी 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराए जाएंगे, जो PM मोदी को भेजे जाएंगे। इसके बाद अगले फेज की रणनीति तय की जाएगी। गोल्ड ने बनाया नया रिकॉर्ड, 1 लाख हुआ एक दिन में। 3,330 बढ़ा सोना, वहीं चांदी 342 गिरकर 95,900 प्रति किलो पर पहुंची। सोने चांदी के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक बार फिर सोने की कीमत में उछाल देखने को मिला है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 3,330 रुपए बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया है, जो इससे पहले सोना 96,670 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी 342 रुपए सस्ती होकर 95,900 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है, जो एक दिन पहले तक 96,242 रुपए प्रति किलो पर थी। राज ठाकरे का एक बड़ा सियासी प्लान, यूरोप में होगी उद्धव ठाकरे से मुलाकात। कहा, मैं लौट कर खुद बोलूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है, लेकिन इस बार वजह कुछ अलग है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे इन दिनों विदेश दौरे पर है और अब सूचना आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी यूरोप के लिए रवाना हो चुके हैं और 4 मई को लौटेंगे। इन दोनों नेताओं की विदेश में संभावित मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ शब्दों में हिदायत दी है कि वो 29 अप्रैल तक किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर कोई बयान न दे। उन्होंने कहा है कि मैं लौट कर खुद बोलूंगा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि राज ठाकरे किसी बड़ी रणनीति तैयारी में है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज और उद्धव ठाकरे के फिर से एक साथ आने की अटकलें जोर पकड़ रही है। बीते कुछ समय में दोनों पक्षों में कई सकारात्मक बयान सामने आए हैं। हालांकि राज ठाकरे ने अब तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। वक्फ एक्ट पर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो पूरे भारत को ठप कर देंगे, धमकी देते इमाम का वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने किया शेयर। वक्फ कानून संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक मौलाना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस वीडियो में वह धमकी देते हुए नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के अखिल भारतीय इनाम संघ का जिला अध्यक्ष होने का दावा करने वाले शख्स ने धमकी देते हुए कहा कि हम तारीख का इंतजार कर रहे हैं, अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है, यानी कि कोर्ट अगर यह कहता है कि यह वक्फ संशोधन अधिनियम अमान्य
है और इसे कानून नहीं माना जा सकता है तो यह हमारे पक्ष में होगा और हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम शांति से रहेंगे, लेकिन अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है, अगर वक्फ बोर्ड का कानून पहले की तरह नहीं रखा जाता है, तो अगर कानून में किसी भी तरह का बदलाव किया जाता है तो सड़कें और गलियां हमेशा जाम रहेंगी। अमृतपाल सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें, अमित शाह पर हमले की साजिश करने का आरोप, व्हाट्सएप चैट लीक। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू व शिवद नेता विक्रम मजीठिया पर हमले की साजिश में डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक और सांसद अमृतपाल सिंह पर भी शिकंजा कस सकता है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की एक टीम डिब्रूगढ़ जेल में बंद खडूर साहिब से संसद सदस्य अमृतपाल से पूछताछ करने जा सकती है। इस मामले की जांच को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को सौंपने की मांग को लेकर अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया पहले ही मांग कर चुके हैं। अमृतपाल पर अब आरोप लग रहे हैं कि उसमें गैंगस्टरों के साथ उसके संबंध है। एनएसए लगे होने के कारण अमृतपाल डिब्रूगढ़ जेल में है, लेकिन पंजाब के अलग अलग थानों में दर्ज मामलों की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। उधर अमृतपाल के संगठन अकाली दल वारिस पंजाब से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप की चैट लीक होने के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस ग्रुप में 644 लोग जुड़े थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी इस ग्रुप में शामिल थे उन सभी का रिकॉर्ड जाने का काम शुरू कर दिया गया है। हाथ नहीं लुंगी होना चाहिए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, पंचायत चुनाव प्रचार में सीएम शर्मा का कांग्रेस पर तीखा हमला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने धेमाजी और तिनसुकिया जिलों में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पंचायत चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और तीखे शब्दों में तंज कसा। चुनावी रैली सीएम शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को अब अपना चुनाव चिन्ह हाथ से बदलकर लुंगी कर लेना चाहिए। सीएम शर्मा ने कहा, कांग्रेस के शासन में सिर्फ लुंगी, धोती, धागा और मच्छरदानी मिलती थी। कॉलेज में मुफ्त दाखिला नहीं था, 10वीं के फॉर्म भरने के लिए पैसे लगते थे, कोई योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी सरकार ने निःशुल्क चावल, अरुणोदय योजना, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, मजबूत तटबंध जैसी सुविधाएं दी है। सीएम शर्मा ने आगे कहा कि हमारा एजेंडा साफ है, हर गांव को आदर्श गांव बनाना और विकास की रफ्तार तेज करना है। भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग, एलन मस्क की प्लानिंग पर बोले पीए के एक्सपर्ट। कहा, जनाब कुर्बानियां दे हम और बिजनेस करने पर पहुंच गए इंडिया। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क इस साल भारत आना चाहते हैं। उनके दौरे के साथ टेस्ला और स्टारलिंक सैटेलाइट की भारत में लॉन्चिंग की भी चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा का इस पर कहना है कि ये लोग पाकिस्तान में आकर क्यों बिजनेस नहीं करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ लड़ाई पाकिस्तान लड़ता है, कुर्बानियां पाकिस्तानी देते हैं, लेकिन और बिजनेस करने ये भारत आते हैं। कमर चीमा ने यह भी कहा कि वेस्टर्न इन्वेस्टर के पाकिस्तान न आने की वजह चीन है। पाकिस्तान को लेकर दुनिया सोचती है कि यहाँ चाइनीज कॉलोनी बन चुकी है। कमर चीमा ने सवाल किया कि अमेरिकन पाकिस्तान क्यों नहीं आते, उन्हें आना चाहिए पाकिस्तान। हमने तो कुर्बानियां दी हैं, हम अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते रहे हैं। जनाब, हम दे कुर्बानियां और इन्वेस्टमेंट सारी इंडिया चली जाए, फिर कहते हैं कि हम इंडिया से जल रहे हैं। ये जलन नहीं है, हम उन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हमें उम्मीद है कि यह बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।